दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो सच के लिए परेशान हो रहे हैं। आज उनका पूरा परिवार सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सच बोलना या सच के लिए आवाज उठाना उस व्यक्ति को इतना महंगा पड़ गया कि आज पूरा परिवार बहुत परेशान है। हमारे बीच चर्चा के लिए डोमा निवासी जितेंद्र कुमार साहू स्टूडियो पहुंचे हैं। पूरे मामले में हम चर्चा करेंगे और क्या क्या मामला, क्यों उनको सामाजिक दंश झेलना पड़ रहा है बहिष्कार का, चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जितेंद्र कुमार जी, धमतरी गोट में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना छोटा सा परिचय दे दें। पहले कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम डोमा निवासी जितेंद्र कुमार साहू, गांव में कृषि का कार्य करता हूं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है आपकी? मैं पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन किया हूं। अभी पिछले कई महीने से आप और आपका पूरा परिवार सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे हैं। क्या मामला है, क्यों आपको ऐसा कष्ट उठाना पड़ रहा है पूरे परिवार को? दर्शकों को बताएं। ग्राम डोमा में हो रहे अवैध कार्यों के लिए मैंने जब आवाज उठाई तो मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझे और मेरे पूरे परिवार को सामूहिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। आपने इसकी शिकायत कहाँ की और क्या आपको कितने महीने से न्याय नहीं मिल पा रहा है इस पूरे मामले में? लगभग साल भर होने जा रहे हैं। ये पिछले जून की बात है। मैंने मामला करीब अप्रैल से उठाया था अवैध कार्यों का, जिसमें अवैध नाली निर्माण, शासकीय भूमि को अपने लाभ के लिए, अपने निजी हित के लिए बेच देना, ऐसे मामले थे, जिसके कारण मुझ पर दबाव बनाने के लिए मेरे परिवार को सामूहिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। कैसी कैसी तकलीफ आपको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आप कृषक भी हैं, आपकी खेती बाड़ी भी करते हैं। क्या क्या परेशानी आपको हो रही है पिछले 1 सालों से लगभग? मुझे अब खेती के कार्यों में और अन्य घर के कार्यों में किसी का सहयोग नहीं मिलता है। अगर किसी को काम में बुलाने जाओ तो बोलते हैं कि आप लोग सामूहिक रूप से बहिष्कृत हैं, समाज के बुजुर्ग लोग हमें दंडित करेंगे करके कोई कार्य करने के लिए नहीं आता है। तो मुझे बहुत मुश्किल से दूसरे गांव से लेबर लाने की जरूरत पड़ती है। तो अभी आपको क्या सामाजिक में जो गांव सभा की बैठक होती है या जो गांव उसमें बुलाया जाता है, मिल जाता है आपको या आपके परिवार को? नहीं, हमको किसी भी बैठक में बुलाया नहीं जाता है। आपने इसकी शिकायत कहाँ किया है? न्याय के लिए कहाँ प्रयास किया अभी तक? मैंने इसकी शिकायत थाना भखारा, एसपी महोदय धमतरी, कलेक्टर महोदय धमतरी और माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग में सारे जगह शिकायत किया है। वहां से क्या कुछ पत्राचार हुआ है? इस संबंध में कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है? गवाही के लिए संबंधित विभागों द्वारा बुलाया गया, जैसे कि अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कुरुद, थाना भखारा द्वारा, लेकिन अभी तक के कोई संतुष्टिप्रद कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ बयान तक सीमित है, मान के चल रहे हैं अपन? हाँ, सिर्फ बयान तक के सीमित है। अब अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि लगभग आप बता रहे हैं कि 1 साल से आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार आपको ऐसी तकलीफ उठा रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो? अब मैं आपके माध्यम से यही प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ये ध्यान दें और अवैध कार्यों के लिए भी ध्यान दें, इसमें उचित कार्रवाई करें। जबकि जांच समिति बनाई गई इन अवैध कार्यों के लिए, जो अवैध नाली निर्माण है उसमें भी लोकपाल मनरेगा ने पाया कि निर्माण अवैध है, उसमें शास्ति लगाई गई, जुर्माना लगाया गया। लेकिन ये 2 मदों से निर्माण कार्य था, मनरेगा और जिला खनिज न्यास से, लेकिन खनिज न्यास द्वारा अभी तक के उन राशि की वसूली नहीं की गई है, जबकि ये प्रावधान में है। और शासकीय भूमि जो प्राथमिक शाला डोमा के लिए आरक्षित था, उसको भी अपने निजी लाभ के लिए बेच दिए हैं। जहां से प्राकृतिक नाली थी, गांव के निस्तारी की प्राकृतिक नाली थी, उस जमीन को बेच दिए हैं। अवैध क्रेता ने उस पे मिट्टी पाट दिया, जिससे नाली अवरुद्ध हो गया है। और ये पूरे गांव का गंदा पानी और साथ में कचरा पूरा मेरे खेत में आता है, जिससे मेरे खेती में बहुत समस्या हो रही है और बीमारी का भी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक आप बता रहे कि मनरेगा और 2 मदों को मिला के काम किया था, जिसमें लोकपाल ने जांच भी किया, जांच में संबंधितों को दोषी भी पाया गया। उन पे कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? वसूली का कार्य हुआ कि नहीं हुआ अगले से दोषियों से? राशि की वसूली हुई है कि नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन एक अनुशंसा करके राशि वसूली के लिए एक पत्र जारी किया गया है लोकपाल मनरेगा द्वारा, लेकिन डीएमएफ के द्वारा अभी तक के कुछ नहीं किया गया है। साथ ही जो शासकीय भूमि प्राथमिक शाला के लिए आरक्षित थी, किन लोगों ने बेचा इस स्कूल को? थोड़ा डिटेल बताएं, किन लोगों ने बेचा स्कूल की आरक्षित जमीन को? किन को बेचा और किन लोगों ने बेचा?
इस शासकीय इस स्कूल की जमीन को शाला विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा, गांव के तत्कालीन पंच सरपंच एवं स्कूल के ही शिक्षक एवं शिक्षिका, प्रधान पाठक एवं एक शिक्षिका द्वारा इसको अवैध रूप से बेचा गया है। बाकायदा स्टाम्प में लेन देन किया गया है, रोकड़ बही में उस बिक्री की राशि को दर्शाया गया है। मेरे द्वारा शिकायत करने पर इनने बाद में एसपी महोदय के यहाँ एक कूट रचित दस्तावेज पेश किया है कि हमने विवाद के बाद में 2009 में ही विक्रय को निरस्त कर दिया गया है और ऐसा एक दस्तावेज तैयार करके इस मामले से बचने की कोशिश की है और प्रशासनिक अधिकारी भी इसको नजरअंदाज करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की है। आपने बताया कि स्टाम्प में स्कूल की जमीन को बेचा गया है और फिर एक कूट रचित दस्तावेज तैयार किया गया है, तो क्या स्टाम्प में तैयार किया गया, सादे कागज में तैयार किया? ये सादे कागज में तैयार किया गया है। किसी एक गांव के सामाजिक भवन में ही आपस में संलिप्त लोगों ने मीटिंग किया और बचने के लिए ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए। इसमें से एक व्यक्ति के पूछने पर, अभी नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि ये दस्तावेज 2009 में नहीं है, एसपी के शिकायत के बाद कार्रवाई से बचने के लिए तैयार किया गया है और उसमें उस दस्तावेज को असली दिखाने के लिए मरे हुए व्यक्तियों का भी फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। बहुत गंभीर मामला है ये। मैं चर्चा को बढ़ाता हूँ। आपने बताया कि स्कूल के लिए आरक्षित जमीन को गांव के लोगों के साथ साथ स्कूल के कुछ लोगों से मिली भगत बेचा गया है। इसकी शिकायत क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी या किया था क्या आपने? जी, इसकी शिकायत मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को की थी, जिसमें उन्होंने जांच समिति बनाया। जांच समिति ने इस अवैध विक्रय में स्कूल के प्रधान पाठक एवं शिक्षिका की संलिप्तता पाई गई और इसलिए उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन सस्पेंड के बाद में उनको विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अटैच किया गया था। लेकिन चूंकि अब मैं उसी गांव में रहता हूं, मैंने देखा कि इस आदेश के बाद में भी वह शिक्षक शिक्षिकाएं उसी स्कूल में आते हैं। तब मैंने वापस फिर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को शिकायत किया कि आपके आदेश की अवहेलना है, ये वहीं जा रहे हैं, इससे दस्तावेज को छेड़छाड़ करने, उसको नुकसान पहुंचाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला, लगभग 15 दिन बाद, कि उसी स्कूल में 19 शिक्षकों की बहाली कर दी गई। मतलब सस्पेंड भी कर दिए गए और बहाल उसी स्कूल में कर दिए गए? जी, मात्र 15 दिन के अंदर? 15 दिन में। इस संबंध में आपने कोई बातचीत किया क्या डीओ से या किसी अधिकारी से बातचीत किया क्या? मैंने जांच अधिकारी जो थे वहाँ के, उनसे संपर्क करने के फोन में और व्हाट्सएप के माध्यम से किया, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। साहू जी, कुल मिला के जो सच के लिए आवाज उठाना आपको काफी भारी पड़ रहा है जी। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं कि पूरा परिवार काफी परेशान है, गांव में लेबर नहीं मिलते, सामाजिक बैठक में बुलाया नहीं जाता, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगर प्रशासन से अगर कोई इसका हल नहीं निकलता है तो मैं माननीय सक्षम न्यायालय के पास में परिवाद प्रस्तुत करूंगा और हो संभव हो तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी इस अवैध कार्यों के लिए परिवाद प्रस्तुत करने के लिए विवश हो जाऊंगा। नहीं, जो सामाजिक बहिष्कार आपका चल रहा है पूरा उसको लेके क्या चल रहा है? क्योंकि कब तक आप इस दंश को झेलेंगे? इसको लेके क्या करना चाहेंगे आप? इसके लिए भी अब राज्य मानवाधिकार आयोग में दिया हुआ है, इसकी जानकारी लूंगा कि ये कार्य जो शिकायत की गई थी उसका क्या हल निकलता है, कब तक निकलेगा। अगर वहां से भी संतुष्टिप्रद नहीं मिला जवाब तो भी उसके लिए भी मैं सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करूंगा। जितेंद्र भैया, जो स्कूल के आरक्षित और शासकीय भूमि को विक्रय करने का एक भी मामला और आपने शिकायत किया है, वो मामले में क्या हुआ? उसमें क्या दोषी पाए गए? क्या तहसीलदार ने या सक्षम अधिकारी को जांच किया है क्या इस पूरे मामले? मैंने इस संबंध में 2 बार आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया हूँ। एक बार सामान्य उनके आवक जावक शाखा में शिकायत छोड़ा था, उसके बाद एक बार जन दर्शन में पिछले साल 10वें महीने 2024 में आवेदन दिया हूँ, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम कुरुद को फॉरवर्ड किया गया और कुरुद एसडीएम द्वारा भखारा तहसीलदार को इसमें जांच करने का आदेश दिया गया। भखारा तहसीलदार ने जांच समिति बनाकर संबंधित हल्का पटवारी एवं आरआई को मौके पर भेजा। मौके पे निरीक्षण किया गया, स्थल पंचनामा किया गया, नक्शा बनाया गया और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि मैंने जिनके विरुद्ध शिकायत किया गया था उनके द्वारा लगभग आधे एकड़ भूमि में अवैध कब्जा कर भवन निर्माण एवं बाड़ी निर्माण करने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मतलब जांच में आ चुका है मामला? जांच में आ चुका है मामला, लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें।
ऐसा मानते हैं कि जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी उदासीनता भी इस पूरे मामले में दिखती है आपको? जी क्या बिल्कुल, लगता है पूरी कि उनको आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये स्पष्ट पानी की तरह साफ मामला है। पूरे दस्तावेज हैं, दस्तावेज भी इन्हीं के विभाग से प्राप्त हुए हैं मुझे, जो कि आरटीआई के माध्यम से सब सर्टिफाइड दस्तावेज हैं। मौका जांच भी हो चुका है, नहीं दस्तावेज में कोई कमी है, नहीं मौके में कोई ऐसा मेरे शिकायत में कोई झूठा वो पाया गया। आपकी शिकायत सच पाई गई है, ऐसा मानते हैं शिकायत आप? सच पाई गई है, उसके लेकिन बाद फिर भी भी कार्रवाई कोई नहीं की गई। आज भी मैं अभी जनदर्शन से लौटा हूँ, आज फिर एक स्मरण पत्र कलेक्टर महोदय के यहाँ दे के आया हूँ कि इस अवैध भूमि विक्रय के में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। नमस्कार। सोमवार को जनदर्शन के दौरान जो है जितेंद्र कुमार साहू के द्वारा जो है अवैध तरीके से नाली निर्माण के संबंध में तथा अतिक्रमण के संबंध में शिकायत की गई है। अवैध तरीके से जो नाली निर्माण हुए हैं मनरेगा के तहत और डीएमएफ फंड के तहत किए गए हैं कि उनके द्वारा शिकायत की गई है, जिसकी जांच के लिए सीओ जिला पंचायत को भेजा गया है। साथ ही जो अतिक्रमण की शिकायत की गई है उसकी जाँच के लिए एसडीएम कोर्ट को भेजा गया है।